सर मुझे पैसों की जरूरत है और आप ऐसे कैसे मना कर सकते हैं मुझे पैसे देने से? हेलो आप ठीक हो भाभी? बैठिए, थोड़ा पेशेंस रखिए भाभी, सब ठीक हो जाएगा। ऐसे गुस्सा करोगे तो आप खुद का ही नुकसान करोगे भाभी। मुझे पता है मुझे क्या करना है। तुम ना ज्यादा सिंपैथी मत दिखाया करो और मुझसे दूर से बात किया करो। बार बार यहाँ मत आया करो, चले जाओ यहाँ से। आप बात को समझ नहीं रही हैं मैडम। हॉस्पिटल में जगह नहीं है दूसरे पेशेंट्स के लिए और आपकी बेटी का एक ही इलाज है, हार्ट ट्रांसप्लांट, और वो आप अरेंज नहीं कर पा रही हैं। आप एक काम करिए, या तो इसको आप घर ले जाइए और इसके साथ टाइम स्पेंड करिए प्लीज। आपको समझ में आ रहा है आप क्या बोल रहे हैं? मरने के लिए ले जाऊं अपनी बेटी को घर? मैं आपसे बोल रही हूँ कि एक दिन का टाइम और दे दीजिए। मेरे हस्बैंड कर रहे हैं पैसों का इंतजाम इसके हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए। आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? बस एक दिन, या तो आप हार्ट अरेंज करिए या फिर इसको आप घर ले जाइए प्लीज। ठीक है। मैं जानती हूँ माँ। मेरा बच्चा। ज्ञान के मर्डर केस में हमारे पास एक ही सस्पेक्ट है, वो ढाबे वाला वीरू, जिसका झगड़ा हुआ था ज्ञान के साथ। ओए जितना दे दिया उसी में तसल्ली कर। अरे पर भाई जी रुको। ओए हट। बाकी पुलिस स्टेशन से कुछ पता चला? हाँ सर, हाईवे पे हो रही लूटपाट की गैंग के बारे में पता किया। गैंग के बारे में क्या पता चला? सर गैंग के बारे में कुछ खास पता नहीं चला, लेकिन पिछले 1-2 सालों में कई पुलिस स्टेशन में ज्ञान जैसे ही सिमिलर मर्डर केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें से ज्यादातर विक्टिम की पहचान नहीं हो पाई है सर। और जिन 1-2 विक्टिम की पहचान हुई भी थी, उनके केस को रैंडम लूटपाट की केस की तरह इन्वेस्टिगेट किया गया। अगर ये ढाबे वाला वीरू उस ज्ञान को नहीं पहचानता और उस लाल सूट वाली औरत के बारे में हमें नहीं बताता, तो हम भी शायद इस केस को एक रैंडम केस की तरह ट्रीट कर रहे होते। सर अब क्या करें? पहले तो हमें यह पता करना है कि ये वीरू सच बोल रहा है या सिर्फ हमें बहका रहा है। तुम ऐसा करो, बाकी के पुलिस स्टेशन से जो भी सिमिलर केस रिपोर्ट हुए हैं उनकी डिटेल मंगवाओ और उसे आपस में टैली करो। देखो कोई लीड मिलती है या नहीं। जी सर। सर 12 केसेस हैं ज्ञान के जैसे। 12 केस तो रिपोर्ट हुए हैं तेजिंदर, क्या पता कितने केस रिपोर्ट ही नहीं हुए होंगे। मॉडस ऑपरेंडी को देखकर तो यही लग रहा है कि कोई गैंग एक्टिव है हाईवे पर। और सर वो औरत जो ज्ञान के साथ देखी गई थी। 2 ही पॉसिबिलिटी हैं, या तो वो औरत विक्टिम को फंसा के गैंग के पास लेके जाती होगी, या फिर उसने खुद मर्डर किया होगा। सर 8 विक्टिम्स की पोस्टमार्टम रिपोर्ट स्टडी कर रहा था, लेकिन उसमें भी कुछ खास मिला नहीं था इन्वेस्टिगेटिव टीम्स को। सर हाईवे पर एक औरत की डेड बॉडी मिली है। सुनो यहाँ, ये प्रतिमा सागर यहीं रहती है? जी प्रतिमा यहीं रहती हैं, लेकिन काफी दिन से दिखाई नहीं थी। तो इसकी फैमिली में कोई नहीं है? अरे सर फ्री है सर, कोई होता भी तो वो भी साथ छोड़ के चला जाता। ऐसा क्यों? अरे सर साइको है, कब आती कब जाती है इसका कोई पता ही नहीं लगता। किसी से बनती ही नहीं है इसकी। अगर गलती से कोई इससे बात भी कर लेना तो खामखा भड़क जाती है। ऐसी औरत से कौन कांटेक्ट रखना चाहेगा, ना घर वाले ना बाहर वाले का। ठीक है। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा रीवा कैसे मान गई आपकी बात, जो डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल की बजाय ये होम बर्थ का ऑप्शन चुना, जबकि उसकी प्रेगनेंसी पहले से इतनी कॉम्प्लिकेटेड है।
मांगी, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेशंस वगैरह ना सब डॉक्टरों के बनाए हुए फतूर हैं। अरे हॉस्पिटल लेके जाएंगे तो वो चीर फाड़ करेंगे सिर्फ पैसा बनाने के लिए। वैजी ने दवाई दी है ना, उससे सब ठीक हो जाना, तू चिंता मत कर। रीवा का बच्चा अटक गया है, उसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। We want justice. 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 अरे हटिए, हटिए, प्लीज 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 हटिए, स्कूटी स्ट्रेचर लाओ प्लीज। We want justice. We want. डैडी जी गुजर गए, कुछ नहीं हो सकता मतलब? अब तो तुम्हारे ससुर मर गए ना, अब तो इजी हो जाएगा। नहीं हो पाएगा। तो प्रतिमा की असली कहानी भी सामने आ जाएगी। प्रतिमा की बॉडी हमें यहाँ मिली थी, तुम उस तरफ जाके पूछताछ करो, हम लोग इस तरफ देखते हैं। हो सकता है प्रतिमा के केस में कोई नया लीड मिले। ठीक है सर। इसको, हाँ साहब, इस औरत ने मेरी दुकान से पानी खरीदा था। भैया एक पानी की बोतल देना, थोड़ा जल्दी दे दो। मैडम कौन है वो? कोई नहीं। कौन था वो आदमी? सब इतना तो नहीं पता, बहुत अंधेरा था, पर वो आदमी ना कद काठी से बहुत लंबा चौड़ा था। यानी कि मेरा शक सही था, कोई तो प्रतिमा का पीछा कर रहा। उसी ने प्रतिमा को मारा और उसकी बॉडी पे सीरियल किलर होने के प्रूफ प्लांट करके खुद गायब किया। सर लग तो ऐसा ही रहा है। दुकानदार के डिस्क्रिप्शन के हिसाब से पीछा करने वाले की कदकाठी हमारे सीरियल किलर की प्रोफाइल से मैच कर रही है। प्रतिमा के मोहल्ले में जाके पूछताछ करो, देखो किसी ने कोई सस्पिशियस आदमी या औरत प्रतिमा के घर के पास देखा है कि जो कोई भी प्रतिमा को फॉलो कर रहा वो प्रतिमा के अजीब बिहेवियर के बारे में जानता, पर वो ये भी जानता था कि प्रतिमा के आगे पीछे कोई नहीं। इसीलिए उसने प्रतिमा को हमारी सीरियल किलर बनाकर हमारी इन्वेस्टिगेशन को भटकाने की कोशिश की। हमें एक बहुत ही डेंजरस और स्मार्ट सीरियल किलर को ट्रेस करना है। हमें उसे जल्द से जल्द पकड़ना होगा। न जाने वो अपना अगला शिकार किसे और कहाँ करे। सर जिस पुलिस स्टेशन के ज्यूरिसडिक्शन में डेड बॉडीज मिली थी वो सभी हाई अलर्ट पर हैं। अलर्ट पर ही रखो उन्हें। सीरियल किलर आजाद घूम रहा है, जल्दी नहीं पकड़ा गया तो और भी मर्डर होंगे। ओके सर। पुलिस की दोनों टीमें सही रास्ते पर थी। एक खतरनाक सीरियल किलर जो उनसे अभी तक हमेशा एक कदम आगे था, उसे पकड़ने में पुलिस को एक बड़ा सुराग मिला कि सीरियल किलर कोई औरत नहीं बल्कि एक पुरुष था जो प्रतिमा का पीछा भी कर रहा था। सिर्फ ब्रेक थ्रू ही नहीं बल्कि पुलिस टीम का यह अंदाजा भी सही था कि जब तक इस सीरियल किलर को वो रोक नहीं पाते हैं तब तक और भी बहुत कुछ होने वाला है इस केस में। डेड बॉडी मिलने में थोड़ा वक्त लगेगा, तब तक आप घर जाइए, मैं आता हूँ। जी मैंने सुना आपकी बीवी के बारे में। इन हॉस्पिटल वालों ने आपकी बीवी और बच्चे दोनों को मार दिया ना, जैसे मेरे रजत को मारा था। देखिए आप हमें प्लीज अकेला छोड़ दीजिए, वी आर इन पेन, हम बहुत दुखी है, प्लीज चलो। अच्छा ही हुआ रजत को अपनी जिंदगी से मुक्ति मिल गई। पूर्वी उसके साथ रह के भुगती तो रही थी, कम से कम वो अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी जी तो सकती। अपनी मर्जी से मतलब? अरे मैम, मरने वाले के बारे में मैं आपको क्या बताऊं। रजत को कैंसर होने से पहले ही उसने अपने भाई विशाल को अपनी मम्मी पापा के घर भेज दिया था। अब रजत के मरने के बाद वो जब चाहे अपनी मर्जी से आता जाता है। मुझे तो ये लगता है विशाल और पूर्वी के बीच कुछ। सिटी हॉस्पिटल के रिकॉर्ड में एक चीज बहुत ऑड है। क्या? शहर के बड़े बड़े और फेमस हॉस्पिटल्स में भी इतने ऑर्गन ट्रांसप्लांट नहीं हो रहे हैं जितने इस सिटी हॉस्पिटल में हो रहे हैं। इनफैक्ट पूर्वी के हस्बैंड रजत, उसके भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट वही हुए थे। और सर पूर्वी, उसके बारे में हमें ये पता चला है। ये देखिए,
ये तो रजत के इंश्योरेंस के पेपर है। बिल्कुल। और आप रजत की इंश्योरेंस को क्लेम करना चाहती हैं, वो भी जल्द से जल्द। हाँ तो इसमें गलत क्या है? मेरे पति के नाम पे इंश्योरेंस था और अब उसकी डेथ हो गई है। क्लेम नहीं करूंगी तो क्या करूंगी? गलत? इसमें कोई गलत नहीं है, बल्कि आपके और आपके देवर विशाल के बीच में जो भी कुछ चल रहा है, क्या वो सही है? क्या चल रहा है मेरे और विशाल के बीच में? कहना क्या चाहते हैं आप? यही कि आपके और विशाल के बीच में जो कुछ भी चल रहा था, इसी वजह से रजत ने विशाल को उसके माँ बाप के पास भेज दिया था, क्योंकि उसे शक था। बकवास कर रहे हैं आप ये। रजत ने विशाल को यहाँ पर सिर्फ पढ़ाई करने के लिए बुलाया था, मगर वो यहाँ आकर कुछ ज्यादा ही बिगड़ गया था। मेरे साथ फ्रेंडली होने की कोशिश कर रहा था, इसलिए मैंने रजत को बोला था विशाल को वापस मम्मी पापा के पास भेजने के लिए। और ये डॉक्टर बख्शी से कॉम्पनसेशन के लिए ब्लैकमेलिंग कर रहा है। मैंने कोई ब्लैकमेलिंग नहीं की है सर। मैंने सिर्फ उनसे ये कहा था कि उन्हें रजत की मौत का हर्जाना भरना पड़ेगा, और डॉक्टर बख्शी इस बात का बतंगड़ बना रहे और कुछ नहीं कर रहे सर। मुझे तो इस बात का विश्वास नहीं होता सर कि जो लोग मेरे पति की मौत की जिम्मेदार है अब उनकी बात पे भरोसा कर रहे हैं। पूर्वी जी, हमें आपके बारे में कुछ बातें पता चली थी तो हमने आपसे पूछताछ की। हमें डॉक्टर बख्शी और उनके हॉस्पिटल के बारे में कुछ बातें पता चली हैं, उनसे भी पूछताछ करेंगे। मेरा बेटा 29 साल का था। आज तक अपेंडिक्स के अलावा उसे कभी हेल्थ प्रॉब्लम नहीं हुई, और उसी के लिए हम सिटी हॉस्पिटल में उसको लेकर गए थे, मगर वो जिंदा वापस ना आ सका। क्या आपने अपने बेटे के ऑर्गन्स डोनेट करने के लिए कुछ पेपर्स पे साइन किया था? मैम, इलाज के दौरान उन्होंने हमसे इतने पेपर साइन करवाए, हो सकता है बीच में कोई ऐसा पेपर रख दिया हो। हमें इसके बारे में कुछ मालूम नहीं है। किडनी कौन दे रहा था ये जानकर मुझे क्या करना था मैम? सिटी हॉस्पिटल वालों ने बताया किडनी अवेलेबल है तो मैंने ट्रांसप्लांट करवा ली। कितना पैसा दिया था आपने ट्रांसप्लांट का? 3 लाख पड़े थे मैम। आधा पैसा ऑनलाइन दिया था, आधा कैश में। सर, मेरी बीवी रीवा को प्रेगनेंसी में पहले ही बहुत कॉम्प्लिकेशंस थी, फिर भी मेरी सास ने उसे इस देसी इलाज के चक्कर में फंसा दिया। अब आप ही बताइए, मैं अपनी बीवी की मौत का जिम्मेदार किसे मानूं? हॉस्पिटल को या अपनी सास को? मिस्टर शिव, एक बात बताइए, आपकी पत्नी रीवा के ऑर्गन्स डोनेट हुए थे? सर, जितने भी ट्रांसप्लांट हुए हैं मेरे हॉस्पिटल में सबके सब लीगल हैं। हमारे पास पेपर्स हैं, रिलेटिव की परमिशन है। लेकिन डॉक्टर बख्शी, सब केसेस में ट्रांसप्लांट के बेनिफिशरीज या रिलेटिव्स को पता ही नहीं था कि वो डोनेशन के पेपर पे साइन कर रहे हैं। दूसरी बात, ट्रांसप्लांट के बेनिफिशरीज से हाफ पेमेंट कैश में ली गई, जिसका हमें कोई ट्रेस नहीं मिला। कहाँ गया वो पैसा? डील ही नहीं करते तो फिर कैश लेंगे क्यों? तो डॉक्टर बख्शी, अगर पैसा आपके पास नहीं है तो किसी के पास तो होगा ही। हमें आपका हॉस्पिटल सर्च करना होगा। अब आप हमें खुद सर्च करने देंगे या फिर हम कोर्ट से सर्च वारंट लेके आए? सर, जब कुछ गलत किया ही नहीं तो हम सर्च से क्यों डरेंगे? आप इत्मीनान से सर्च कीजिए। हाँ तो राधा कुमारी जी, हॉस्पिटल के ऑर्गन डोनेशन ट्रांसप्लांट के सारे गड़बड़ केसेस तुम ही हैंडल करती हो, क्यों और कैसे? हॉस्पिटल में कोई और नर्स नहीं है क्या? सर, मेरा यकीन कीजिए, मैंने किसी को कुछ नहीं किया। मैं तो सिर्फ ऑर्गन डोनेशन के पेपर पर रिश्तेदारों की सिग्नेचर लेती थी। धोखे से? ये सारा उसका आइडिया था। वो पहले से ही जानता था कि कौन सा पेशेंट कब बनने वाला है। वो बस मुझे नाम मैसेज कर देता था और मैं सारे पेपर वर्क कंप्लीट कर लेती थी। सब बताए गए पेशेंट के मरने के बाद जिन्हें ऑर्गन चाहिए होते थे, मैं उनसे कैश लेके उसे 70% दे देती थी। मुझे तो सिर्फ 30 ही मिलता था सर। नाम क्या है उसका? नाम बताओ। सर, मुझे नहीं पता। वो सिर्फ मुझे पेशेंट का नाम मैसेज करता था और पैसे कहाँ छोड़ने हैं वो एड्रेस मैसेज करता था। जब तुम उसे जानती तक नहीं हो, इतना दावे के साथ कैसे कह सकती हो कि वो मेल था? सर, मैंने तो सिर्फ आइडिया लगाया है। वो औरत है कि मर्द मुझे नहीं पता। देखो राधा, इतना बड़ा कांड तुम अकेले तो कर नहीं सकते। शराफत से ये बताओ, इस इतने बड़े कांड में हॉस्पिटल का कौन कौन स्टाफ मेंबर तुम्हारे साथ शामिल है? सर, गार्ड रमेश और वार्ड बॉय सुखविंदर। सर, मेरा कोई कसूर नहीं है, मुझे छोड़ दीजिए, मैं बेगुनाह हूँ सर। सर,
राधा के दिए हुए सारे नंबर्स बंद आ रहे हैं और सर गार्ड और वार्ड बॉय से भी कुछ नया पता नहीं चला। मनप्रीत, हैरानी की बात है, जितने भी पेशेंट्स ऑर्गन डोनेशन रैकेट का शिकार हुए हैं, सब में एक चीज कॉमन है, सबकी मौत हार्ट अटैक से हुई है। हाँ सर, मेरा तो ध्यान ही नहीं गया इस बात पर। और इतना ही नहीं, ये सभी पेशेंट्स के केसेस को जब मैंने गहराई से स्टडी किया तो एक चीज और कॉमन पाई। इन सभी पेशेंट का कभी ना कभी एक आयुर्वेदिक डॉक्टर दीप राणा से कनेक्शन रहा है। इन सभी पेशेंट्स का दीप राणा से कनेक्शन होना महज इत्तेफाक नहीं हो सकता, कहीं तो कोई गहरा राज छिपा है। देखिए, आपका कैंसर लाइलाज है। अगर फिर भी कोई डॉक्टर आपको ये कहता है कि वो आपको यहाँ से ठीक कर सकता है, तो इसका सीधा मतलब ये है कि वो आपसे झूठ बोल रहा है और आपसे पैसे ऐंठना चाहता है। इसलिए मेरी आपको यही सलाह होगी कि आप अपने बेटे के साथ अपने घर जाएं। आप अपनी ज़िंदगी के आखिरी कुछ दिन अपने परिवार वालों के साथ शांति से बिताएं। बेटा, ये स्वर्ण अमृत मैं तुम्हें दे रहा हूं, जब जब दर्द हो देते रहना। सर, पिछले 3 सालों से प्रैक्टिस कर रहा है डॉक्टर, लेकिन इससे पहले कहाँ था, क्या कर रहा था, इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। और उसकी डिग्री? डिग्री जेन्युइन है सर, लेकिन एक चीज़ बहुत स्ट्रेंज है इसके बारे में। इसकी फैमिली लाइफ के बारे में किसी को कुछ नहीं पता। इसके माँ बाप, इसके बीवी बच्चे, इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। क्या बात डॉक्टर साहब, भागने की तैयारी हो रही है? इंस्पेक्टर साहब, आप लोग यहाँ, और ये आप क्या कह रहे हैं? आई होप कि आपने सुना होगा कि सिटी हॉस्पिटल में कई सारे पेशेंट्स की मौत हार्ट अटैक से हो गई, और तो और उनके ऑर्गन्स भी डोनेट धोखे से करवाए गए। और डॉक्टर साहब, ताज्जुब की बात तो ये है कि सभी पेशेंट्स आपके हैं, आपने उन्हें सिटी हॉस्पिटल में रेफर किया था। तो नहीं करना चाहिए था क्या? देखिए इंस्पेक्टर, सिटी हॉस्पिटल एक शहर का रिप्यूटेड हॉस्पिटल है। पेशेंट्स को सेकंड ओपिनियन चाहिए होता है, इसलिए मैं उन्हें उस हॉस्पिटल में रेफर कर देता हूँ। इसमें कुछ गलत किया क्या मैंने? गलत नहीं किया होता तो ऐसे भाग तो नहीं रहे होते डॉक्टर साहब। मैं भाग नहीं रहा हूँ, मैंने अपने लैंडलॉर्ड को 1 महीने पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ दूसरे शहर। आप चाहें तो उनसे पूछ सकते हैं। पूछ लेंगे, उनसे भी पूछ लेंगे। फिलहाल आप ये बताइए कि आप यहाँ 3 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं। 3 साल पहले आप कहाँ थे, क्या कर रहे थे, इसका कोई रिकॉर्ड क्यों नहीं? 1 मिनट। ये देख लीजिए आप देख लीजिए मैं कब कहाँ किस किस शहर में रहा और क्या कर रहा था, वो सब डिटेल है इसमें। ठीक है डॉक्टर साहब, फिलहाल हम ये डॉक्यूमेंट्स लेकर जा रहे हैं वेरिफिकेशन के लिए, लेकिन हाँ, जब तक हम कहें नहीं ये शहर छोड़कर जाइएगा। चलो मनप्रीत। काफी डिलेड है सर, एक बार भी नहीं घबराया और हर सवाल का बिल्कुल परफेक्ट जवाब रेडी था, वो भी पहले से। परफेक्ट तो कुछ भी नहीं होता मनप्रीत, फिर ये डॉक्टर कैसे परफेक्ट हो सकता है? एक काम करो मनप्रीत, डॉक्टर की फोटोग्राफ आसपास के पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट करवाओ। पता करो इस डॉक्टर का किसी केस से लेना देना रहा हो, अगर हाँ तो उस केस की पूरी डिटेल्स निकलवाओ। इस डॉक्टर का इतिहास गायब है ना, इसका इतिहास निकालकर इसका भविष्य बिगाड़ेंगे। सर, हम उस सीरियल किलर को कभी ढूंढ नहीं पाए। हमने अपनी पूरी कोशिश की। उस सीरियल किलर ने अपनी एक विक्टिम प्रतिमा को सीरियल किलर बनाकर हमारे सामने प्रोजेक्ट करने की कोशिश भी की। हमने प्रतिमा के एक पड़ोसी से उस किलर की आधी अधूरी स्केच बनवाई थी। सर ये देखिए। तो इस स्केच से कोई हेल्प नहीं मिली आपको? नहीं सर, हमें प्रतिमा के घर में एक अनजान आदमी के फिंगरप्रिंट्स भी मिले थे, लेकिन हमारे पास कोई सस्पेक्ट था नहीं कि इसके साथ वो फिंगरप्रिंट्स मैच कर सकते। सर, अब आपके पास एक सस्पेक्ट है तो ट्राई करके देखते हैं। नहीं वर्मा जी, ऐसे डॉक्टर दीप राणा के फिंगरप्रिंट्स नहीं ले पाएंगे। वो बहुत होशियार है, डेंजरस भी। हमें उसके फिंगरप्रिंट्स उसकी नॉलेज में डाले बिना लेने होंगे। सर वो कैसे करेंगे? मनप्रीत, एक सर्च वारंट निकलवाओ। यस सर।
आप इंस्पेक्टर साहब अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आपके उस सीरियल किलर का राज मेरे इन बॉक्सेस में नहीं मिलेगा आपको। पता है हमें डॉक्टर साहब, हमें इन बॉक्सेस में कुछ नहीं मिलने वाला। सरकारी नौकरी है, फॉर्मेलिटी करनी पड़ती है। चलो भाई, हो गया बस। ठीक है डॉक्टर साहब, जल्दी मुलाकात होती है। चलो मनप्रीत। फिंगरप्रिंट मैच हो गए तो हमारा सस्पेक्ट दीप राणा ही है। इट्स अ मैच सर। मैं क्रिमिनल कोई शौक से नहीं बना हूं। मेरी बच्ची जब हॉस्पिटल में थी तो किसी को भी उसकी जान की परवाह नहीं थी। सबको बस पैसा ही चाहिए था। मैं पैसे भी ले आया था पीहू के हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए, मगर ट्रांसप्लांट होने से पहले ही वो बुढ़ा हार्ट अटैक से मर गया। और तब मुझे लगा कि जिसको मरना ही है, अगर उसके मरने से किसी की जिंदगी बच जाती है, खासकर मेरी बेटी जैसे बच्चों की या और लोगों की, तो उनके मरने में क्या गलत है। इसलिए मैंने डॉक्टर बनने की सोची। जिन लोगों के बचने की कोई उम्मीद ना हो, उन्हें टाइम से उनके अंत तक पहुंचा सकूं। लेकिन डॉक्टर बनने के लिए मुझे पैसों की जरूरत है, और इसलिए मैंने मर्डर्स किए। जब मैं डॉक्टर बन गया तो शांति से मरने में लोगों की हेल्प करने लगा। मैंने उन्हें बिना दर्द के और बिना तड़पाए मुक्ति दी, अपनी दवा से, जिसे पीकर उनका दिल धीरे होते होते आखिरकार बंद हो जाता था। मेरी बेटी को तो नहीं बचा पाया मैं, लेकिन हाँ, मेरी बेटी के ही जैसे ना जाने कितने ही लोगों को जिंदगी मैंने दी है। दूसरों को मारकर खुद को भगवान समझ बैठा है। कितने ही निर्दोष लोगों की जान ली है तूने, उन टैक्सी वालों की, उस प्रतिमा की। न जाने ऐसे कितने पेशेंट्स जिसमें से कई बच भी जाते अगर तू बीच में नहीं आता तो। कैसे बच सकते थे इंस्पेक्टर साहब? पैसे देकर, हाँ, दोनों हाथों से भर भर के पैसे देते और जिंदगी खरीद लेते। लेकिन मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए आप लोग, उन लोगों का क्या जिनके अपने उन्हीं पैसों की कमी से मर जाते हैं? उन लोगों का क्या? अपनी पापों का ठीकरा अपनी बेटी की मौत के ऊपर मत डाल। 2012 से तूने 108 लोगों को मारा है। अगर सिर्फ डॉक्टर बनने के लिए पैसों की बात होती ना, तो कब का रुक गया होता, मगर तू रुका नहीं। तो ये मुक्ति दे के मसीहा बनने की कहानी किसी ऐसे को सुनाना जो तुझे जानता ना हो। हमें नहीं। जगतार, लेके जाओ उसे। एक डॉक्टर जो अपने हुनर से लोगों की जान बचा सकता है, जिसे हम ईश्वर का दर्जा देते हैं, उसने अपने हुनर का इस्तेमाल करते हुए अपने ही मरीजों की जान ले ली। कोर्ट ने आईपीसी की धारा 302, 304 और 120B के तहत डॉक्टर दीप राणा को मानवता के खिलाफ किए गए उसके जघन्य अपराध के लिए फांसी की सजा सुनाई। अक्सर यह होता है कि किसी के साथ हुआ अन्याय है उसे अपराध की ओर धकेल देता है, फिर वो इंसान खुद के द्वारा किए गए अपराधों को न्याय की तरह देखने लगता है। आंख के बदले आंख हर किसी को अंधा बना देगा। ये केस इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है। इतने सारे पीड़ित थे इस केस में क्योंकि एक आदमी को लगा कि ये उसकी बेटी का बदला है।
बदले की भावना हम मन में रखकर सालों साल अपने जख्मों को खुद कुरेदते रहते हैं। ऐसे जख्म जो वक्त की मरहम से ठीक हो जाने थे, बदले की इच्छा से वो जख्म बार बार उभर कर सामने आने लगते हैं। बदला कभी भी किसी गलत को सही नहीं कर सकता है। इस बात को जो जितने जल्दी समझ लेता है, उसकी जिंदगी उतनी ही आसान हो जाती है। अब मैं आशुतोष राणा विदा लेता हूं आपसे। मैं फिर मिलूंगा आपसे एक ऐसी ही कहानी के साथ जो आपको रखेगी सतर्क और जिंदगी को सुरक्षित। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क।